सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। दे हैव मैनेज्ड टू डिसप्लीज ऑल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। इनफैक्ट सर, भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक भी, अपने वोटर भी इस बजट से बेहद निराश हैं। सर, बजट 2024 में अगर आप सर इनको मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं इफ यू वांट मी टू यील्ड मैं बैठ जाता हूं सर। आप बैठो, आप बोलने दो। माननीय सदस्य, आप बोलो ना। माननीय सदस्य, क्या प्रॉब्लम है? कृपया बैठे। बैठो। क्या बैठ जाए? बैठो आप। प्लीज बैठिए। आप बोलिए छोटा सा, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। सर, पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3 साढ़े 3 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर मैं अपने इस भाषण को सर 2 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा, और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर, पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी है इकोनॉमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी, आपस में बात नहीं करें। माननीय राघव चड्ढा जी, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा। बोलिए आप सर। बजट पे आप बोलो। आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा। सर पहला कारण, सर मैं बैठ जाता हूं सर, इनको चिल्लाने दीजिए, मैं बैठ जाता हूं सर। माननीय सदस्य बैठिए। जब आपका समय आए तो आप बता देना दिल्ली में कैसे आ रहे, अभी उनको बोलने दीजिए। बोलिए बंद। अभी उन्होंने बना दिया। बोलिए। सर पहला कारण हार का है रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर भारत की 60% से ज्यादा आबादी सर गांव में बसती है, लेकिन आज सर सर ये ठीक नहीं है सर। इनकी तबीयत खराब है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनकी तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है? इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनकी तबीयत खराब है क्या सर? आज आप बैठिए, बैठ जाए। माननीय सदस्य कृपया बैठे, बैठ जाए। कृपया बैठे। आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब मत करें, इनको बोलने दें। आपको बोलने का अवसर मिलेगा, अब इनको बोलने दें। हाँ सर, मैंने 2.5 मिनट बोला, उसमें 5 बार इन्होंने इंटरप्ट किया है। मैं अपना समय सूद समेत इनसे वसूलूंगा सर मैं आगे चलता हूं। सर इस देश में सर पहला मेरा कारण था, ब्याज की आदत ठीक नहीं है।
रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर आज राइजिंग रूरल इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप यील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते ये आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय वर्ष 23-24 में डेकेडल लो पे है, डेकेडल लो पे। और सर इसी के साथ साथ किसानों की आय दुगना करने का वादा था, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने का वादा था, वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो आलम यह है सर कि पिछले 25 महीने लगातार रियल रूरल वेजेस डिक्लाइन पर हैं लगातार। और इसके साथ साथ यूपीए के दौरान, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान फार्म वेजेस में 8.5% का इजाफा देखा गया था, एनडीए 1 के दौरान 3% और एनडीए 2 के दौरान -0.6% का इजाफा देखा गया, यानी कि रूरल वेजेस गिरती जा रही हैं। सर मैं ऐसे साधारण भाषा में समझाता हूं सर 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से 3 केजी अरहर की दाल खरीद सकता था सर आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 केजी अरहर दाल खरीद पा रहा है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। इसका नतीजा क्या हुआ सर? इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर घटा, रूरल एरियाज में 5% भाजपा का वोट शेयर घटा, इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं, यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है सर दूसरा मेरा जो आज देश में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी ये चुनावों में दशा हुई, उसका है फूड इन्फ्लेशन। सर थाली का बजट बिगड़ गया सर, आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पे महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है और लगातार इस देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 9 से 9.5% के लगभग आसपास फूड इन्फ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिसमें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कहां रहा है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। आटा 2014 में 21 रुपए प्रति केजी बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था वर्ष 2014 में, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है सर। देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति केजी पे बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति केजी बिकता है। अरहर की दाल 80 रुपए प्रति केजी बिका करती थी 2014 में, आज 230 रुपए प्रति केजी बिक रही है और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर। और अगर यही रफ्तार रही महंगाई की तो जितनी रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं उससे तेज रफ्तार से 240 से 120 पर आएंगे सर ये लोग। सर थर्ड रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। सर इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। और सीएमआई की रिपोर्ट यह बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर ऑर्गेनाइज सेक्टर की इस देश में 9.2% है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात ही भूल जाइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट दर 9.2% है। और हम लोग अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेस को किस कागार पे लाकर खड़ा कर दिया है उसका आलम देखिए सर। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में पीएन की पोस्ट के लिए 368 नौकरियां निकली, 23 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन पत्र दिए। इंडियन रेलवेज के ग्रुप डी एम्प्लॉइज में 63,000 पोस्ट निकली, उसके लिए 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए। 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है सर 9,900 कांस्टेबल पोस्ट बिहार पुलिस निकालती है, उसके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं। और सर सारी चीजें छोड़िए, महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में 12 वेटरों को भर्ती करने के लिए जब आवेदन पत्र मांगे गए तो 7,000 लोगों ने आवेदन पत्र दिए, जिसमें कई पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे। सर ये बेरोजगारी का आलम है। चौथा, की सेक्टर स्टैग्नेशन। जितने की सेक्टर्स हैं इस देश में, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रेड हो, जो इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते उसमें एक स्टैग्नेशन आता जा रहा है। और इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो लगातार घटती जा रही है। और मुझे बताते हुए दुख है कि न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वित्तीय वर्ष 24-25 के पहले क्वार्टर में 25 ईयर लो पर आ खड़ी है, यानी कि निवेश नहीं कर रही है इंडस्ट्री आज भारत